अब हम स्टार्ट करते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिसके वेग निर्धारक पद में मुक्त मूलक का योग होता है। क्या होता है? जिसके वेग निर्धारक पद में किसका योग होगा? मुक्त मूलक का योग होता है। मुक्त मूलक का योग होता है। क्या कहलाती हैं? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम इस अभिक्रिया के बारे में बात करें तो इसकी विशेषता ये होती है कि ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। इसके अलावा हमेशा मुक्त मूलक अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती हैं। मुक्त मूलक अभिक्रियाओं की स्पेशलिटी होती है कि एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जो एक बार स्टार्ट हो गई तो तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक संपूर्ण अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो जाता। इसके अलावा इसमें भी किसका योग होता है? HBr का योग होता है। किसका योग होता है? HBr का योग। लेकिन याद रखना है ये HBr का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। मार्कोनिकॉफ नियम के अपोजिट होता है। मतलब किसके? हम इसीलिए इसको कह देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम के अनुसार होता है। इसमें कौन सा नियम लग जाता है? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। मतलब क्या है? मार्कोनिकॉफ नियम का विपरीत होता है। ये जो HBr का योग होता है इसमें एल्कीन पर HBr का जो योग होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम अर्थात मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। इसके बारे में खराश नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए हम इसे खराश प्रभाव भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे खराश, उन्होंने खराश वैज्ञानिक ने बताया, इसीलिए इसे खराश प्रभाव भी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं कि कोई एल्कीन पर जुड़ रहा है समूह तो वो किस प्रकार से जुड़ रहा है। तो देखो हमें वही उदाहरण लेना है CH3CH2। अब हमें जोड़ना है HBr। याद रखना है यहाँ लिखना है हमें पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? ये H इधर जुड़ेगा Br इधर, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? CH3CH, यहाँ H जोड़ो और यहाँ CH2Br। ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम। अब ये परिवर्तन जो उत्पन्न होता है वो पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अर्थात मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा लगता है। वो कारण क्या है? पेरोक्साइड की उपस्थिति। तो हम कह रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये हो रहा है। तो क्या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम सही बात कह रहा है? इसकी पुष्टि भी करेंगे, जिसे हमने मार्कोनिकॉफ नियम की पुष्टि की थी। तो हम करेंगे अब स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण करते हैं अब हम। ये कारण किसके कारण हो रहा है? पेरोक्साइड के कारण, इसीलिए हम पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं इसको। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव का स्पष्टीकरण। पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव का स्पष्टीकरण। अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। हम क्या करेंगे? वही जैसे हमने पहले अभिक्रियाएं की थी वैसा ही करेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें पेरोक्साइड को लेंगे। लेकिन क्या करेंगे? पेरोक्साइड लिया। हमेशा मुक्त मूलक अभिक्रियाओं में समांश विखंडन होता है, तब हम इसमें समांश बंध विखंडन करेंगे। इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो क्या फॉर्म होगा? RO विषम इलेक्ट्रॉन प्लस OR विषम इलेक्ट्रॉन। RO विषम इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो गए। इसके बाद अब क्या करेंगे? हम RO मुक्त मूलक की अभिक्रिया करवाएंगे HBr से। किसे करवाएंगे? HBr से। तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। तो ROO के साथ कौन जुड़ जाएगा? H जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर?
OH। अब हमारे पास Br मुक्त मूलक मौजूद है, हमें Br मुक्त मूलक प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम इस Br मुक्त मूलक का आक्रमण करवाएंगे उस वाले समूह पर। CH2 हमें Br का आक्रमण करवाना है दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। क्या बनेगा, एक बार हमें इस कार्बन पे जोड़ना है, एक बार हमें इस कार्बन पे जोड़ना है। तो इसे रेड कर देती हूँ और इसे कर देती हूँ ग्रीन, ठीक है। पहले इस वाले कार्बन पे जोड़ते हैं हम, तो क्या आएगा CH3 CH2, यहाँ आ गया Br और मुक्त मूलक रह गया इधर। ओके, नेक्स्ट CH3 CH Br इधर और CH2 मुक्त, ये आएगा। अब आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि अब इसमें 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, क्या है ये 2 डिग्री है नहीं, विषम इलेक्ट्रॉन उस पर उपस्थित है, उस कार्बन पर जो अन्य 2 कार्बन पर, इसमें क्या है 1 डिग्री, विषम इलेक्ट्रॉन उस पर उपस्थित है 1। तो स्थायी कौन सा है ये और अस्थायी कौन सा है ये। अब हमें उत्पाद कैसे बनाना है, 2 डिग्री से उत्पाद बनाना होगा, ठीक है। हम 2 डिग्री से उत्पाद बनाए तो क्या आएगा CH3 CH मुक्त मूलक CH2, किसका आक्रमण करवाएंगे HBr का फिर से। तो Br मुक्त मूलक निकल जाएगा क्योंकि Br तो जोड़ दिया, अब H को H यहाँ जोड़ दें तो क्या आएगा CH3 CH, यहाँ H जोड़ा। अब क्या ये उत्पाद उस उत्पाद के साथ सिमिलर नहीं है, देखो H वहां जुड़ा है जहां हाइड्रोजन कम है, Br वहां जुड़ा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, अर्थात ऋणात्मक भाग वहां जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसी है, ज्यादा है। तो इसीलिए इससे पुष्टि होती है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण जो परिवर्तन आता है वो सही है, अर्थात खराश प्रभाव सही है, खराश ने जो बात कही है वो सही है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम सही है मुक्त मूलक अभिक्रियाओं के केस में। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद एक और जरूरी बात यह है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो खराश प्रभाव होता है केवल HBr के द्वारा दी जाती है, मतलब ये वाली अभिक्रिया होती है पेरोक्साइड की उपस्थिति में केवल HBr ही अभिक्रिया करता है, HCl व HI वाली अभिक्रियाएं नहीं होती, मतलब HBr और HI नहीं जुड़ता है इन अभिक्रियाओं में। इसका कारण क्या है, कारण देखते हैं। इसका कारण ये है कि हमें पेरोक्साइड की उपस्थिति रख दी तो मतलब है हमें समांश बंध विखंडन करवाना पड़ेगा। जो HCl होता है, HCl के समांश बंध विखंडन के लिए लगभग 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, लगभग 104 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि HBr के लिए केवल चाहिए 81 किलो कैलोरी पर मोल। तो यह वैल्यू अर्थात ऊर्जा की यह मान, ऊर्जा का यह मान बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और यह मान अभिक्रियाओं के दौरान, अभिक्रिया के दौरान सामान्यतः या सामान्य परिस्थितियों के दौरान प्राप्त नहीं किया जा सकता, या इन अभिक्रियाओं के लिए परिस्थितियां विशेष करनी पड़ती है। मतलब नॉर्मली 104 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करना इन अभिक्रियाओं के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया नहीं देती। इसके अलावा चलो अब हम HI की बात करते हैं। HI के बंध के समांश बंध विखंडन के लिए हमें केवल चाहिए 71 किलो कैलोरी पर मोल। अब आप कहेंगे ये तो बहुत कम एनर्जी है और ये ज्यादा है, फिर भी HBr दे रहा है, HI क्यों नहीं? कारण ये है, ओके ये बात ठीक है कि HI का बंध आसानी से टूट जाएगा, बंध तो टूट जाता है, बट
परेशानी आती है कि बंध टूटने के बाद जब आई मुक्त मूलक बन जाता है तो ये आई मुक्त मूलक जब एल्कीन पर क्रिया करता है, एल्कीन पर जब आक्रमण करेगा तो उस समय ये अभिक्रियाएं जो बन जाती हैं वो उच्च ऊष्मा शोषी बन जाती हैं। इस समय जो अभिक्रिया होती हैं वो कैसी होती हैं? उच्च ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इस समय अभिक्रिया कैसी हो जाती है? बहुत उच्च ऊष्मा शोषी। अब कहां से लाएं एनर्जी? पहले तो कम चाहिए थी, बंद तो तोड़ लिया, लेकिन बीच में अटका दिया कि अब अभिक्रिया क्या होगी? अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो आगे अभिक्रिया कंप्लीट हो ही नहीं पाती। इसीलिए बोलते हैं कि HBr, और HBr ही केवल पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया देता है। क्यों? अब हम कह रहे हैं पेरोक्साइड से क्या फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पेरोक्साइड होने पर समान संबंध विखंडन हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया आती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। हमने नाभिक स्नेही की दो अभिक्रिया पढ़ ली, एक थी इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया जिसमें हमने कौन सा नियम पढ़ा है? खराश प्रभाव, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, और दोनों की पुष्टिकरण कर लिया था। अब हमें पढ़ना है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा? नाभिक स्नेही का योग होगा। नाभिक स्नेही कौन होते हैं? जिन पर खुद पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो अब नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं योगात्मक अभिक्रियाओं की बात करें तो वे अभिक्रियाएं जिसमें वेग निर्धारक पद में, कौन से पद में? जिसमें वेग निर्धारक पद में, वेग निर्धारक पद में किसका योग होता है? नाभिक स्नेही का योग होता है। नाभिक स्नेही कौन से होंगे? जो कैसे हो? ऋणात्मक हो, नेगेटिव युक्त हो। अब ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया उनके द्वारा दी जाती हैं जिनमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के रूप में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जुड़े हुए होते हैं। इनके द्वारा अनिवार्य रूप से ये अभिक्रियाएं दी जाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल के साथ बात करें तो क्या लेंगे? हमने लिया, यही ले लिया ये समूह, और हमने इस पर अटैक किया HCN का। तो HCN का अटैक करवाएंगे तो बॉन्ड ये ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर गए, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, H पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। H किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ, और CN कार्बन के साथ। तो क्या बनेगा? COH और यहाँ CN, ये फॉर्म हो गया। अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं क्योंकि हमें इसमें पता नहीं चल रहा है ये नाभिक स्नेही कैसे है। तो क्रियाविधि देखें। क्रियाविधि देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हमने HCN को लेते हैं, HCN ब्रेक करो, H प्लस और CN माइनस। ओके, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O। अब हम क्या करेंगे? इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और अब हम इस पर क्या करेंगे? CN का अटैक करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा? कौन जुड़ा है यहाँ पर? O, ऑक्सीजन तो यहाँ रह गया और CN आकर जुड़ गया। ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव। ये है स्टेप फर्स्ट। अब हम स्टेप सेकंड लिखते हैं। स्टेप सेकंड में क्या है? CO माइनस। हमने स्टेप सेकंड में किसको जोड़ा? H प्लस को। तो क्या जुड़ जाएगा? उत्पाद वही बनाए। एक अब देखो नाभिक स्नेही कौन सा है इसमें? ये वाला स्लो स्टेप, ये है वेग निर्धारक पद है। इसमें कौन जुड़ा है? नेगेटिव युक्त, मतलब
ना खुद पर तो नेगेटिव है और नाभिक स्नेह मतलब पॉजिटिव से स्नेह दर्शाएगा और इसके साथ जुड़ गया, इसीलिए क्या है, नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर नाभिक स्नेह युगात्मक अभिक्रियाएं यहाँ कंप्लीट हो गई। हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी थी। सबसे फर्स्ट थी योगात्मक अभिक्रियाएं, हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सेकंड है विलोपन अभिक्रिया, थर्ड है प्रतिस्थापन अभिक्रिया और फोर्थ है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया हमने यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट कर ली। योगात्मक अभिक्रिया हमने 3 प्रकार की पढ़ी। योगात्मक फर्स्ट कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी थी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया और थर्ड थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। हमने क्या स्पेशलिटी पढ़ी? यहाँ पर पढ़ा मार्कोनिकॉफ नियम का स्पष्टीकरण। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? खराश प्रभाव, जो कि क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का स्पष्टीकरण। यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। नाभिक इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विलोपन अभिक्रिया। स्टार्ट करते हैं विलोपन अभिक्रिया। अब क्या करेंगे? पहले हमने क्या करवाया था? योग। अब करेंगे हम विलोपन। अब इसमें क्या होता है? सेम जैसा पहले किया था उसका अपोजिट, संतृप्त समूह असंतृप्त समूह में बदल जाते हैं। संतृप्त किस में बदल जाते हैं? असंतृप्त में बदल जाते हैं। अर्थात ये संतृप्त यौगिकों के द्वारा दी जाने वाली अभिलाक्षणिक अर्थात अनिवार्य रूप से दी जाने वाली क्या है? ये अभिक्रियाएं हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें इसके द्वारा होने वाले परिवर्तन देखें तो क्या होता है? परिवर्तन देखते हैं। जैसे मैंने कहा था पहले कि डबल पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बनते थे। अब हम कहेंगे 2 सिग्मा टूटकर एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएंगे? एक पाई बॉन्ड। तो संतृप्त से क्या हो गया? असंतृप्त। तो हम परिवर्तन में फर्स्ट परिवर्तन क्या लिख सकते हैं? 2 सिग्मा से क्या बनता है? एक पाई बॉन्ड बनता है। दूसरा परिवर्तन, अगर मैं इस कार्बन का संकरण देखूं तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा? देखो 1 2 3 4 सिग्मा, तो sp3। इसमें कार्बन का संकरण क्या होगा? तो संकरण sp3 से क्या हो जाता है? sp2 हो जाता है। ओके, संरचना दोनों में अलग अलग। तो थर्ड क्या लिख सकते हैं? जैसे पहले लिखा था चतुष्फलकीय हो गई थी, अब चतुष्फलकीय से क्या हो जाएगी? समतलीय त्रिकोणीय हो जाएगी। बंद कोण भी कह सकते हैं। इसमें 109 डिग्री 28 मिनट है और इसमें कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट से 120 डिग्री हो जाता है। इसके दौरान बंद लंबाई भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये हो गए कुछ विलोपन अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। विलोपन में क्या होता है? विलोप होगा। विलोप होगा तो बंद टूटेंगे। 2 सिग्मा बंद टूटकर एक पाई बंद का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट संकरण sp3 से क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। जब संकरण चेंज हुआ है तो आकृति इस चतुष्फलकीय से क्या हो जाएगी? समतलीय त्रिकोणीय हो जाएगी। और जब आकृति बदली है तो उनके बीच का बंद कोण बदलेगा। बंद कोण कितना हो जाएगा? बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से 120 डिग्री में चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ बंद लंबाइयां भी परिवर्तित होती हैं। ये जो विलोपन अभिक्रिया होती है ये 2 प्रकार की अभिक्रियाओं के द्वारा दी जाती है। फिर क्या कह सकते हैं? 2 प्रकार की। दोनों के नाम होंगे, फर्स्ट अर्थात 2 प्रकार की विलोपन है। फर्स्ट है एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण।
और नेक्स्ट है सेकंड, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। फर्स्ट है एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोजनीकरण और सेकंड है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। मतलब हमें इसमें विहाइड्रोहेलोजनीकरण मतलब HX निकालना है और इसमें हमने निर्जलीकरण मतलब H2O का एक अणु निकालना पड़ेगा। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? जल का अणु का निकलना। ये जो एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहेलोजनीकरण और एल्कोहलों का निर्जलीकरण है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।